राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, लालू यादव और ममता बनर्जी, ये 5 नेताओं का, हम 5 का ये एक पंच है और इस पंच से डरती है बीजेपी। इस पंच से घबराते हैं मोदी। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में ये 5 स्पीड ब्रेकर मोदी की जीत की राह में सबसे बड़े रोड़ा हैं और इनको निपटाने की तैयारी कर रही है क्या मोदी सरकार? कितनी कामयाब हो पाएगी, विवेचना करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सब का तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो 5 नेताओं की बात की, इनके सियासी पंच की, पॉलिटिकल पंच की मैंने बात की। तो क्या है पंच? एक एक लाइन में। राहुल गांधी, मोहब्बत की दुकान। अरविंद केजरीवाल, हल्ला मचाने में उस्ताद। नीतीश कुमार और लालू की जोड़ी, सोशल इंजीनियरिंग में कमाल। ममता बनर्जी, माहौल बंदी में आगे। शुरुआत अरविंद केजरीवाल से करते हैं क्योंकि उन्हीं तक ईडी अपना शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद। आतिशी का कहना है कि पिछले 15 महीने में ईडी और दूसरी जांच एजेंसियां देश भर में 500 छापे मार चुकी हैं, लेकिन दिल्ली के आबकारी कांड में एक भी सबूत, एक सिंगल सबूत हासिल नहीं हुआ है बीजेपी को, या एक तरह से कहा जाओ जांच एजेंसियों को, जो विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर काम करती हैं। अब संजय सिंह को कैसे फांसा गया? इसके लिए पहले जगन मोहन रेड्डी को फांसा गया। जगन मोहन रेड्डी के एक सांसद हैं, नाम आपको मैं बता दूं उनका, एमएस रेड्डी। एमएस रेड्डी के बेटे हैं राघव रेड्डी। राघव रेड्डी का नाम आया दिल्ली आबकारी कांड में, तो राघव रेड्डी को सरकारी गवाह बनाने की कोशिश हुई और उसमें सफल भी हुई ईडी। उन्हीं के वे एक शराब व्यवसायी हैं दिनेश अरोड़ा, उनको भी सरकारी गवाह, और फिर उनके माध्यम से संजय सिंह के खिलाफ बयान और संजय सिंह की गिरफ्तारी। तो अब क्या कुछ और इस तरह के गवाह तैयार किए जाएंगे जो अरविंद केजरीवाल का नाम लें? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया पर आप कैसे आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि पैसा जो गया वो आम आदमी पार्टी के पास गया ईडी के अनुसार। अभी गया नहीं गया कुछ कोर्ट ने तय नहीं किया है, तो आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए? अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि साहब आम आदमी पार्टी को आप कैसे, या मनीष सिसोदिया को कैसे कसूरवार ठहरा सकते हैं? ये कलेक्टिव डिसीजन था, धवन कमेटी का फैसला था। धवन कमेटी ने सिफारिश की, सिफारिश ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास गई, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस पर आगे का विचार मंथन किया, फिर उसको प्रस्तुत किया। कुल मिलाकर कैबिनेट ने पास किया, फिर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नई आबकारी नीति पढ़ी, उसमें कुछ संशोधन की बात कही, वो संशोधन दोबारा कैबिनेट में भेजे गए, कैबिनेट ने वो संशोधन स्वीकार किए और लागू किया गया। तो यानी अगर आप मनीष सिसोदिया को या फिर संजय सिंह को जिम्मेदार ठहराते हैं या आपको जिम्मेदार ठहराते हैं, तो आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा, दिल्ली की नौकरशाही को भी जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। और कलेक्टिव फैसला अगर मंत्रिमंडल करता है, कैबिनेट करता है, तो उसको क्या इस रूप में चुनौती दी जा सकती है? ये बात अलग है। लेकिन हम 5 की बात हुए, आज हम बात कर रहे हैं हम 5 की। पहला कैरेक्टर अरविंद केजरीवाल। बीजेपी के नेताओं का कहना है असली सरगना अभी बाकी है, यानी उनकी क्या आबकारी कांड में कोई रुचि नहीं है जिससे दिल्ली की जनता को कथित तौर पर राजस्व का नुकसान हुआ, या उनकी नज़र में सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक दुश्मनी निभाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? अरविंद केजरीवाल माहौल बनाने में बड़े उस्ताद हैं, कुल मिलाकर हल्ला मचाने में उस्ताद हैं। अगर उनमें और कांग्रेस में समझौता होता है, जैसा कि शरद पवार की तरफ से भी कोई इशारा किया गया
कि दिल्ली में 3 सीटें आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दे सकती है, तो कुल मिलाकर 7 सीटें, 1 सीट चंडीगढ़ की और 13 सीट पंजाब की, तो 21 सीटों पर फर्क पड़ता है। 21 सीटों से ज़्यादा, इससे कई गुना ज़्यादा सीटों पर फर्क पड़ता है, क्योंकि फिर अरविंद केजरीवाल आग उगलते हैं। पांचवी पास राजा, उनका ये जो एक लोक कथा है, ये बड़ी चर्चित होने लगी है और बड़ी चुभती है पांचवी पास राजा के दिल में, और राजा कुछ कर नहीं पाता। राजा ईडी का सहारा ले रहा है, वजीरों का सहारा ले रहा है, प्यादों का सहारा ले रहा है, मोहरों का सहारा ले रहा है, लेकिन अभी तक तो कामयाब नहीं हुआ है। फिर ये समझौता आम आदमी पार्टी के साथ होता है इंडिया ब्लॉक में रहते हुए, तो हरियाणा में भी फर्क पड़ेगा जहां पर बीजेपी 100% सीटें जीती, गुजरात में भी फर्क पड़ेगा जहां बीजेपी पिछली 2 बार से 100% सीटें जीत रही है, और इस बार उसे पूरी उम्मीद है कि तिगड़ी होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस में समझौता होता है तो तिगड़ी में एक रुकावट आ सकती है। दूसरा नाम लेते हैं हम नीतीश और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी का, जो सोशल इंजीनियरिंग में कमाल करती है। नीतीश ने तो फंसा दिया है मोदी जी की पूरी हिंदुत्व की राजनीति और पूरी राष्ट्रवाद की राजनीति को ध्वस्त कर दिया है। बीजेपी की समझ में नहीं आ रहा कि जातीय सर्वे का समर्थन करें तो मरते हैं, विरोध करें तो और ज़्यादा मरते हैं। हिंदू समाज में सब आ जाएं वोट देने के नाम पर बीजेपी की और संघ की ये कोशिश कर रही है, लेकिन सामाजिक न्याय करने वाली पार्टियों ने ओबीसी के विशेष आरक्षण की, महिलाओं के आरक्षण में भी ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण दिए जाने की बात सब उठाकर बड़े पोल्स कर दिए हैं, बीजेपी की पूरी स्ट्रेटजी में छेद कर दिए हैं, और अब इनको कैसे ढका जाए समझ से परे है। और नीतीश और लालू जब देश भर में घूमेंगे और देश भर में प्रचार करेंगे तो क्या माहौल बनेगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नीतीश जब जातीय सर्वे को सार्वजनिक करने का इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, तो क्या हम उन्हें उत्तर प्रदेश में फूलपुर से या मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं? क्या वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो भी उत्तर प्रदेश में किसी एक सीट से, वो दलित हैं, सुरक्षित सीट चुन सकते हैं, गैर सुरक्षित सीट भी चुन सकते हैं, वहाँ से चुनाव लड़े। वैसे अगर अनरिजर्व सीट चुनेंगे तो उसका ज़्यादा व्यापक असर पड़ेगा। फिर सबसे बड़ी बात है अब राहुल गांधी की। राहुल गांधी समझदार हुए हैं, परिपक्व हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 ने उनको कामयाबी की नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। मोहब्बत की दुकान उनकी चल निकली है। अडानी को लेकर राहुल गांधी सबसे बड़ा तंज प्रधानमंत्री पर कसते हैं, जो प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा चुभता है। और प्रधानमंत्री की कसक ये है, दिल का दर्द ये है कि मन की बात तक नहीं कर पाते। अडानी के साथ दोस्ती है ये कबूल भी नहीं कर पाते, अडानी के साथ दुश्मनी है ये बात भी नहीं स्वीकार कर पाते, अडानी के खिलाफ जांच कराएंगे इस बात के लिए भी सहमत नहीं हो पाते। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई फाइनेंशियल टाइम्स में, उसके बाद छप गया। सेबी ने भी परोक्ष रूप से कुछ सवाल उठा दिए, लेकिन मोदी जी टस से मस नहीं होते, लेकिन राहुल गांधी अड़े हुए हैं। फिर यही राहुल गांधी हैं जिन्होंने जितनी आबादी उतना हक वाला सवाल उठाया और मोदी जी को बैकफुट पर ला दिया। मोदी जी को ने जो तर्क दिया वो बड़ा, कुछ लोग कहते हैं बेतुका किस्म का है कि क्या मुसलमानों के अधिकार हक कम करना चाहती है कांग्रेस। और आप मोदी जी की मजबूरी देखिए, नीतीश कुमार ने जातीय सर्वे जारी किया और गाली दी जा रही है, आलोचना की जा रही है कांग्रेस की, क्योंकि मोदी भी मान कर चल रहे हैं विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, जो बीजेपी से तो खैर अच्छा रहेगा ही रहेगा, स्वाभाविक है, तो कांग्रेस एक नई धुरी बन सकती है। और कांग्रेस एक नई धुरी बन गई और इंडिया ब्लॉक के लिए वो एक तरह से प्रतिनिधित्व करने लगी, तो 2024 मोदी के लिए और ज़्यादा भारी और ज़्यादा मुश्किल पड़ सकता है। ममता बनर्जी की बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी माहौलबंदी में माहिर मानी जाती है, देश भर में उनकी पहचान है। टूटी फूटी हिंदी बोलती है लेकिन मार्के की बात करती है, बड़े कुछ
फुटपाती किस्म के शेयरों का भी इस्तेमाल करती है, लेकिन वो भी असरदायक होते हैं। मुसलमानों का ध्यान रखा हुआ है, दुर्गा अभी पूजा का जो पंडाल है उनको जो सब्सिडी मिलती है वो बहुत बढ़ा दी गई है, उनका भी ध्यान रखा गया है। महिला वोटरों का खास तौर से ध्यान रखा गया है। उनकी कन्याश्री योजना की तो देश भर में तारीफ होती है, और मोदी से अकेले अपने दम पर लोहा लेती रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जैसे लोहा लिया था, व्हील चेयर पर बैठकर, अपने पांव पर खड़ी तक नहीं हो पाई थी, लेकिन अपने पांव पर खड़े मोदी को, नड्डा को, अमित शाह को एक झटके से हरा दिया था, ज़मीन पर ले आई थी ममता बनर्जी। तो ये ताकत है ममता बनर्जी की। और अब वो दिल्ली भी अपने लोगों के साथ कार्यकर्ता भेजे कि मनरेगा का पैसा रोक लिया, दूसरी केंद्रीय योजनाओं का पैसा रोक लिया, उसको भी माहौल के तहत माहौलबंदी करने की कोशिश की गई। बीजेपी सरकार इस कदर डरी हुई है कि गृह मंत्रालय अमित शाह के अंडर में आता है, और पुलिस ने बड़ी दबिश की, उनकी रैली सफल ना हो इस बात की पूरी कोशिश की। हालांकि विरोध करना हर आदमी का संवैधानिक अधिकार है, ये बात सुप्रीम कोर्ट एक नहीं दो नहीं 10 बार कह चुका है। तो ममता बनर्जी से इसलिए भी डरते हैं। हालांकि पिछली बार बीजेपी को 18 सीटें मिल गई थी, पश्चिम बंगाल में 22 सीटें ममता को मिली थी, लेकिन ममता अगर समझौता कर लेती हैं कांग्रेस के साथ, जो कि जिस ढंग से बीजेपी तंग करने में लगी है, उससे उतना ही झुकाव इन पार्टियों का इंडिया ब्लॉक, इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की तरफ होगा, इसका एहसास भी मोदी को होने लगा है। लेकिन फिलहाल उन्हें लगता है कि ईडी और जांच एजेंसियों के माध्यम से दबाया जा सकता है। जितना दबाया जाए उतना ठीक है, उतना उनके फाइनेंशियल स्रोत रोके जाएं, उनमें कमी लाई जाए, वो भी ठीक है। अब हमने 5 की पंच की बात की, इसमें 2 नाम और जोड़े जा सकते हैं। एक स्टालिन का जोड़ा जा सकता है तमिलनाडु में, जहां 39 सीटें हैं, और सनातन धर्म वाली बात कहकर अपने दलित वोट को उन्होंने बड़ा पुख्ता किया है तमिलनाडु में। और ये फूट-डलवादी सबसे बड़ी बात है, AIDMK जो बीजेपी के साथ जा रही थी उसमें, और बीजेपी में फूट डलवादी इसी मुद्दे को लेकर बड़ा मुद्दा ये भी बना। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व IPS अधिकारी अन्नामलाई, उनके जो कुछ भाषण आए जिसमें उन्होंने अन्ना की और फिर पेरियार मूवमेंट की और अन्ना दुराई की बुराई की थी, वो बड़ा मसला बना था। लेकिन बीजेपी तो बैकफुट पर आ गई। KCR का मसला हो गया, कुल मिलाकर KCR का मसला हो गया तेलंगाना के अंदर। मोदी जी ने कह दिया कि साहब KCR आए थे हाथ जोड़कर कि हमें NDA में शामिल कर लो, हमने कहा नहीं, आपके कुकर्म ऐसे हैं कि आपको शामिल नहीं कर सकते। तो KCR के बेटे KTR ने उल्टा हमला कर दिया कि इनके लोग आए थे, बीजेपी के ने अपने नेताओं को भेजा था समझौते के लिए, हमने इनकार कर दिया। कुल मिलाकर अदावत गहरी हो गई है। कर्नाटक में बीजेपी JDS से समझौता कर रही है, देवगौड़ा से, लेकिन पार्टी के मुसलमान नेता भाग रहे हैं। केरल की इकाई ने, JDS की जो इकाई है, उसने अपने आप को अलग कर लिया है कि वो हम देवगौड़ा के साथ नहीं हैं। दूसरे कई नेता भाग रहे हैं। सिद्धारमैया और DK शिव कुमार ऑपरेशन लोटस की तर्ज पर ऑपरेशन हस्त चलाए हुए हैं। हस्त यानी हाथ, ऑपरेशन हस्त चलाए हुए हैं, और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को तोड़ा जा रहा है। तो दक्षिण भारत की 130 सीटें में तो बीजेपी को कोई उम्मीद उस रूप में दिखाई नहीं देती। तो 2 छत्रप वहाँ हो गए और 5 छत्रप या 5 का पंच उत्तर भारत का हो गया। तो ये क्या वाकई में कामयाब होगा? क्या मोदी जी कामयाब हो जाएंगे? संजय सिंह के बाद क्या अरविंद केजरीवाल की बारी आएगी? क्या देश में लॉ एंड ऑर्डर की कोई व्यवस्था नहीं है? रूल ऑफ द लॉ, माफ़ कीजिएगा, रूल ऑफ द लॉ नहीं है क्या? क्या अभिषेक बनर्जी की बारी आएगी? क्या झारखंड के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की बारी आएगी? सबसे बड़ी बात है कि ये लोग अगर एक होते हैं और कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में अच्छा करती है तो शरद पवार भी छटकेंगे नहीं। राहुल गांधी भी बड़ा स्मार्ट खेल रहे हैं। वो लालू जी से ज़्यादा अच्छे संबंध रखे हुए हैं। नीतीश जी से तो है ही, लेकिन लालू जी से भी संबंध अपने अच्छे रखे हुए हैं, उनसे सलाह मशवरा करते रहते हैं। मटन बनाना भी उनसे सीख कर आए हैं। शरद पवार भी कहीं नहीं जाएंगे। शरद पवार को भी यही लगेगा कि इस इंडिया में एक संभावना दिखती है और अपनी बेटी के पॉलिटिकल करियर को वो इंडिया में रहते हुए ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये संभावना उनको जोड़े रखेगी अगर ये हम 5 का पंच काम करता है। राहुल गांधी उद्धव ठाकरे से बहुत अच्छे संबंध रखे हुए हैं, ये बड़ी खास बात है।
तो बहुत समझदारी से काम लिया जा रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब देरी हो रही है, देरी हो रही है। अरे साहब, ये कोई मैगी का 2 मिनट का जो वो नहीं है नॉड्यूल, मैगी का 2 मिनट का खाना नहीं है जो 2 मिनट में बन जाता है, समय लगता है। हालांकि बीरबल की खिचड़ी भी ना हो ये, इसकी भी कुछ लोग दुआएं कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम 5 का पंच काम करता हुआ आज की तारीख में तो दिखाई दे रहा है। और मोदी के भाषण में जो निराशा झलक रही है उसका सबूत भी ये बात है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए।